एंड वेलकम सर। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपको आपके नाम की वजह से फायदा होता है कि नुकसान? People remember my name, so it's always easy for me. Nobody forgets my name. So मतलब आप उसमें फायदा गिनो नुकसान गिनो, बट याद रहता है. ओके, चलिए। तो सर आपने जो मैंने पूरा रिसर्च किया 1987 में हेस्टर को शुरू किया और उसके बाद हेल्थ केयर में इतना सारा काम किया और उस समय तो आई थिंक 100% हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते थे, इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करते थे। वहां से आपने चीजों को बदली। तो एक तो सोचना कि मैं ऐसा करूंगा और एक उसे कर देना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? First of all, thank you all today for inviting me over here. It's a great honor, pleasure to be at IIM, and I hope our talk does make, keep enthusiasm in you. Not that I am a speaker or anything of that sort, but I'll try my best. So coming आपके question पे, मेरे हिसाब से अगर जो देखा जाए तो determination is one thing which is the key for doing anything. That is what I personally feel. Because that is something that can take you to the next step. Even if you are drowning, you are still going to swim, you will try to swim. Because if you are trying, maybe a lifeboat will come and save you. Your determination should be there to take things forward. So that's one word which I would say is the most important between thinking and ultimately doing. अभी तो देखिए हम उस वक्त में है जब स्टार्टअप्स की बात होती है, फंडिंग्स, वैल्यूएशन। आपके समय में ये सब नहीं था। अच्छा, इस सवाल पे जाऊं उससे पहले यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं? एक है रहता है कि आईआईएम अहमदाबाद में है या आईआईएम्स में है तो बड़ा सैलरी वाला कोई जॉब लेंगे, बड़ी टॉप 4 फर्म्स में जाएंगे। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू एनी स्टार्टअप? नोबडी? Anyways, everybody wants to help others do the startup and be part of that and be part of the valuation game, I presume. या फिर इस थॉट में ये भी हो सकता है कि पहले थोड़ा दूसरों के पैसे पे एक्सपीरियंस ले लिया जाए और उसके बाद फिर अपने पैसे लगाए जाए स्टार्टअप के लिए। माइट बी। तो सर जब आपने शुरू किया लॉन्ग बैक, बूटस्ट्रैप थे आप, 25 साल तक आपने कोई फंडिंग नहीं ली और फिर कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाया। सो दोज हु वांट टू डू, इतने लोग हैं, किस तरीके से करना चाहिए? आजकल हम देखते हैं सब वैल्यूएशन का गेम है, हर कोई काम से ज्यादा मेरा वैल्यूएशन इतना बढ़ जाए, उतना बन जाए, फिर आईपीओस, फिर ये। कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए टू एस्टैब्लिश अ राइट कंपनी इन अ राइट वे? Okay, to put the context, let me give you a little of my background because then I'll be able to, if you allow me to do that. I am from Bombay and my family had a business of supply of pharmaceutical raw materials, which was a dying business. This was sometime in the 80s. I am born 11 July 1962, so that's my age. Completed my BCom in 84, and I wanted to get into business. I wasn't that bright in studies, मतलब 50% से ज़्यादा तो मुझे कभी मार्क्स आज तक मिले ही नहीं है। एनीवे, सो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बिजनेस करे। फार्मास्यूटिकल सप्लाईज का और सब था बिजनेस फादर का, वो भी छोटा ही बिजनेस था। मैंने सोचा डिस्ट्रीब्यूशन करे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, देर इज अ सेफ्टी नेट। यू सप्लाई टू हॉस्पिटल्स में ह्यूमन मेडिसिन, हॉस्पिटल्स में सप्लाई करे, रिटेलर्स को सप्लाई करे। तो मैं बहुत ट्राई किया क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में सप्लाई होता था तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट थे, बट कोई भी कंपनी ने मुझे ह्यूमन मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। बट वन ऑफ द कंपनी सेड दैट दे आर स्टार्टिंग एन एनिमल हेल्थ डिविजन. I did not know anything about poultry, cattle, sheep, goats, nothing. But I just took that distribution, formed a proprietary company by the name of Rajiv and Associates and took that distribution. Beggars can't be choosers. What came in my way, I took it. And then slowly built the business in Bombay and made it into a good trading business all over the country. In 1987, I formed a company by the name of Hester Pharmaceuticals Private Limited, thinking that someday I will do something in the
organized sector. You know, when you are a distributor of multinationals like Glaxo, Pfizer, all these companies, you go to their offices, you see, you get motivated that one day even I should have such an office, etc., etc. So anyway, formed that company in 1987, continued the trading, became distributors for a Japanese company, an American company for the poultry vaccines, continued that trading. In around 92, 93, I thought, why not get into manufacturing? So with that thought, I started thinking on how do I get into manufacturing, not having any finances background, etc., nothing of that sort, not coming from an industrious family, buying a second-hand Java. Java has been launched again. उस time मैंने कुछ 2000 रुपया में एक Java scooter खरीदा. But anyway, so going further, taking it further, I requested the American company that India is a big market, you know, to talk about India even in those days and today. It is always easy. You give statistics and everybody gets floored. Yes, yes, the market seems to be big. So with that, got them agreeing to invest in Hester Biosciences in lieu of technology, because we had to buy technology. So I told them that I'll buy technology for which we'll pay you and you reinvest that in Hester. So that solved that one purpose. Borrowed money from friends, family, etc. In 94, without any land, without any manufacturing, no balance sheet, there was no trading even in Hester Pharmaceuticals, because trading was in that proprietary company. I had an IPO. Those days things were different. In 1994, I had an IPO. In fact, 1994 is the year which has the maximum vanished companies who had a public issue and people vanished, ran away with the money. So had an IPO, then shifted over here to Ahmedabad, bought the land, started construction, and 1997 got into it. So now, so that is the way I've started my business. So again, coming back to your question, is that opportunities will keep on coming. Now, okay, SEBI rules are different, IPO rules are different, etc. Everything is different. But also look at it that way. Today, the opportunities are different. And the opportunities today have become bigger and bigger. The richest man at that time and today the richest man. So it's not that somebody rich today is less richer than the richest man at that time. So, wealth is growing everything. So I would say that keep knocking at the doors and keep on looking and take on whatever comes your way and go on progressing. Right. तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने सब कुछ बताया, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. डेफिनेटली टाइम हैज बीन चेंज नाउ, बहुत सारी चीजें बदली हैं. अच्छा, एक जो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट पूरी स्टोरी का लगा, यूजुअली हम कहानियां सुनते हैं कि लोग गुजरात या कहीं और से बॉम्बे आते हैं एंड दे मेक फॉर्च्यून्स. आप बॉम्बे से उल्टा है और आपने फिर यहाँ पर सब कुछ खड़ा किया, ये कैसे? Because how do you set up something in Bombay when you are living in main South Bombay? How do you need land, you need resources. So I had to go to a place where I can set up the plant and I cannot be too far away even from the plant. अगर बॉम्बे में कुछ उस टाइम करना होता तो मुझे पूना जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता, or somewhere in between, So I mean, it's just coincidental that I chose Ahmedabad and that's how I landed up over here. Right. राजीव जी, एक और चीज, मैंने आपके कई सारे कोट्स पढ़े या आपकी बातें सुनी, उसमें आपने बहुत पहले ही कह दिया था शायद 80s and 90s में कि आई वांट टू मेक इंडिया इंपोर्ट इंडिपेंडेंट, और इनफैक्ट आज की तारीख में आपकी कंपनी 40 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेक इन इंडिया और बिल्ड इन इंडिया, दैट इज इम्पोर्टेंट, या फिर आप एक मैसेज देंगे पूरी दुनिया को इंडिया में बिल्ड करके कि देखो व्हाट our capabilities are? I think in a way both are connected. One is that you make in India. I mean, your question is, it is like, how would you... क्योंकि nowadays हम make in India, built in India, yes, that is one thing. Yes. लेकिन आप इंडिया में build करके एक quality market बाहर बनाए and the things. So I think India in itself is a big market for anything and everything. We make animal vaccines against poultry, cattle, sheep, goat, swine diseases. So it's a big market. And our first objective was to start and sell in India. And then we got into exports. I think first
if you are able to get a good market over here. In today's context, I think it is as important to build a business for India because all countries are now becoming more and more closed. Today, we might feel America is a big opportunity, but look at the textile apparel manufacturers. They are today in a very big problem because the American doors have shut. So in today's context, I think make in India, for India, start with that and then take on to the next step into exports and then try to push to the other markets. Another thing for exports, our focus is Africa, Middle East, Southeast Asian countries, CIS countries, etc., because these are the growing economies. What happens is sometimes you take America, Europe, take France, England, UK, whatever, as the market that you want to sell because you think things are organized. But what is their capacity at the end of the day to buy? How much will they buy? Go and sell in Africa. We have a plant in Africa, in Tanzania. There are only 3 plants in the whole continent that make animal vaccines. So try to go. You will have more hardships, but attempt to sell in those markets which actually have not even seen such products. Go through the rigor of trying to create the demand and then sell. So India and then international. आपकी इसी बात से आगे बढ़ाता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ बना देने से बात नहीं बनेगी, उसको वो क्वालिटी लानी पड़ेगी, वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे उसको बनाना पड़ेगा. तो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो काफी R&D इंटेंसिव है, लेकिन इन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स अभी भी इंडिया ऐसा लगता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारे यहाँ ना फंड्स हैं ना उस तरह का कुछ बहुत ज्यादा पॉलिसी लेवल पे कुछ काम होता है. तो आप दूसरे देशों से फिर कैसे compete करेंगे जिनका एक बड़ा मेजर चंक सिर्फ R&D पे जाता है? If you really go deep into it, now again, my knowledge is very much centric to the business that I am not, neither do I have investments in too many things on everything. Talking about these vaccines and all, we also thought let's get technology from abroad and then, develop it here. But if you really go deep into India, we went to Indian Veterinary Research Institute, the government institute. There are a few other biotech institutes. There is immense R&D work that is being done in India. And if you want people to do, it can also be done at a lesser cost in India. Today, we pay a fancy price to somebody sitting in France or UK or the United States, and then we buy technology. I think by pushing some scientists over here, it will take longer time. It will have more hurdles. Everything will happen. But ultimately, there is going to be a cost-benefit ratio. And looking at all these things, pushing scientists in India, that is something which we have done. In fact, out of all veterinary vaccine companies, we have a record with IVRI, highest number of technologies that we have bought. Any new technology that comes out at IVRI, whether the vaccine is needed, not needed, somebody has developed it, we buy the technology. And I can give you a big example. There was 3 years ago, there was an outbreak of lumpy skin disease in all the cows in the country. There was, we had bought goatpox vaccine in 2014. Not a single vial of ours was sold. In 2022, we sold 9 crore doses to the government to immunize cattle. And then we have even exported that vaccine to African countries. So I think if you push in India, it is a good place to look at technology. मैं थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को पूछना चाह रहा था कि our economy is good, growing. Yes. But there are different इकोनॉमिक मॉडल्स. शायद यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिलेट भी करेंगे कि एक है जो मलेशियन काइंड ऑफ एन इकोनॉमी, जहाँ आप सस्ता लेबर दे दीजिए, आप सस्ती जमीन दे दीजिए, आप थोड़े और इंसेंटिव दे दीजिए, 4 कंपनियां आएगी आपके यहाँ चीजें लगा देंगी, चाहे अपनी चीजें बनाए या उनकी बनाए. एक कोरियन टाइप की मॉडल है. मैं चाइना का नाम यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि वो एक अलग बात हो जाती है. तो वहां पर आप देखिए कि डीप रिसर्च है, R&D है, अपने ब्रांड्स हैं उनके जो पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं. हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए? हमें कैसी इकोनॉमी क्रिएट करनी चाहिए? 8% की ग्रोथ शायद इस पहले मॉडल से भी आएगी, लेकिन जो दूसरे मॉडल से आएगी वो सस्टेनेबल होगी बहुत ज्यादा. आई थिंक सी हम लोग ये सब
इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करते हैं, मे बी मलेशिया, मे बी इंडोनेशिया, मे बी वियतनाम, मे बी all of these countries. See, the biggest advantage these countries have, they have a lesser population and they are able to do things in a little structured manner. हमारे में हर चीज थोड़ा डिले हो जाता है, उसकी वजह से things take a little time more, to get these things done. And bureaucracies, being a bigger country, there is always going to be more bureaucracy than all of these countries. So we always feel that these countries, you do things, everything seems more organized, etc. But we have put a plant in Nepal, we have put in Tanzania, we know people who have had plants in Vietnam, or I do not know anybody in Indonesia or Malaysia and all. But ultimately, when you go in there, the problems are as many deep over there as what they are here. Ultimately, you hit a roadblock of repatriation of your income from these countries. Laws might change at any point of time. So I think the Indian model of growth, with all the sometimes confusion, the bureaucracy, I think it's still a better model. That's my view. Okay. कमिंग बैक टू योर वर्क, आपकी कंपनी में कई PhDs होते हैं, IIT-IIM से आप ग्रेजुएट्स लेते हैं, और आई थिंक आपके यहाँ जिस तरह का काम है, गांव वगैरह में भी जाना पड़ता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड एवरीथिंग, तो शायद मे भी कईयों के लिए थोड़ा कल्चरल शॉक हो. हाउ डू यू मैनेज दैट? I'll give you a simple example. We started an immunization program for backyard पोल्ट्री एंड बैकयार्ड, हम बैकयार्ड कैटल के लिए. सॉरी, मैं थोड़े इंग्लिश में ज्यादा बोल लेता हूँ, बट दैट्स समथिंग विच आई होप, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. तो हमने ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड में. एंड बिकॉज इंडिया में बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड कैटल का काफी बड़ा पॉपुलेशन है. इनफैक्ट शीप, गोट, कैटल बैकयार्ड में ज्यादा है और ऑर्गेनाइज्ड डेयरी में कम है. पोल्ट्री में इट इज 50-50 मोर और लेस. तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया, लोगों को पढ़ाया कैसे जाए. हमको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया, जब हमारा कोई सेल्समैन गांव में जाएगा तो वो गांव वाले, उनको लगता था कि ये वैक्सीन दे रहे, क्या दे रहे, हमको तो कुछ पता नहीं, वो एक ड्रॉप डाल दो और मतलब ये कुछ चलने वाला है, नहीं चलने वाला है. दूसरा, दे हैड अ फियर दैट वी कुड बी people who might kidnap their children, we might play any mischief in all these things. So we have gone through all this. Then we changed our marketing policy from starting. पहले वैक्सीन जो हमको बेचना था वो हमने स्टॉप कर दिया. हमने डीवर्मर पहले देना चालू किया. डीवर्मर से पोल्ट्री हो या कैटल हो, जब डीवर्मिंग होता है, यू टेक अ डीवर्मर एंड योर वर्म्स आर ऑल किल्ड एंड दे आर फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो देन द फार्मर सीज दैट द बर्ड, the animal is more agile, वो ज्यादा मतलब it is more active, खाना खा रहा है, दूध ज्यादा दे रहा है, अंडे ज्यादा आ रहे हैं. तो ये सब हमारे रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने we overcame by being over there and by actually studying the people, and then slowly dewormer से थोड़ी friendship आगे हुई, फिर हमने वैक्सीन चालू किया. तो इस हिसाब से हमने ये आगे बढ़ाया. इंडिया रूरल मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है, बहुत पोटेंशियल है, और अगर आप कुछ भी करना चाहे, देयर इज अ श्योर सक्सेस रेट when you are going to be dealing with rural India, because the need over there is high, incomes are going high. So I think these are the characteristics that you need to keep in mind. In our case, this was a characteristic. अगर आप और कुछ करना चाहोगे, you might be into construction, but you will have to go through all these similar things in rural India. So I just gave my own example what happened. नहीं, ये शायद वही जो अभी हम अनुज जी से बातें कर रहे थे कि ये आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. और ये आप ही बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने चीजों को किया. वो केस स्टडी कहीं और किसी बिजनेस में भी यूज हो सकती है. जस्ट दैट आपकी जो कंपनी अब वो थर्ड जनरेशन में एंटर हो रही है, यू स्टार्टेड इट, और नाउ सक्सेशन प्लान जब बनाना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वहां तक सब ठीक चला, सेकंड जनरेशन में थोड़ा ढीला हुआ, थर्ड में आते आते बहुत सारी कंपनियां दम तोड़ देती हैं. बट
क्या उसका राज है कि इट्स कीप ग्रोइंग या एक बेहतर तरीके से और आगे बढ़ रही है? So again, I am here to give my example because my Definitely. example is Yes. that I started it. My daughter अभी मेरे साथ business में है, and I see a very, I mean there is a notable difference between जैसे मैं का अप्रोच मेरा है और मेरी डॉटर का है, एंड दी इट इज राइटफुली सो कि दोनों के अप्रोच अलग है. मैंने रिस्क ले लिया. जेंजी इशू नहीं नहीं, ऐसा तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग ऑल स्मूथ, बट इन माय केस एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फर्स्ट जनरेशन, emotional decision making was actually higher, is actually higher, with her having studied, etc., all these things, and she has something to really protect, while I had nothing and I wanted to build. So the whole approach was different. So I think the second generation in any organization should more focus on the administrative skills, on the HR skills, because यही skills और आगे जाना है, उनको सब स्टेबलाइज करना है. हमने तो करने में सब कर दिया और काफी गलत डिसीजन भी हुए. मतलब आई कैन से दैट आई हैव मेड मेनी रॉन्ग डिसीजंस व्हिच टुडे दे कम इन फ्रंट ऑफ माय फेस, दैट अगर मैंने ये नहीं किया होता तो और अच्छा होता, बट देन दैट्स फाइन. सो आई थिंक in a transition, second generation should more focus on the administration, HR, and the general management, and then stabilize things what the entrepreneur has done, and then again get onto that entrepreneur curve and take it further. At last, Rajiv sir, what is your success mantra? अगर हमें स्टूडेंट्स को बताना हो, whatever they do, वो जॉब करें या कोई अपना स्टार्टअप करें या कुछ और काम करें, what will the mantra for success? सक्सेस मंत्र मेरा, मतलब वैसे तो कोई मंत्र नहीं है, बट आजकल सब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल नॉनसेंस. वर्क लाइफ मतलब क्या? लाइफ इज देयर, वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू कांट हैव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ. द मंत्र इज दैट every day you should be happy in what you are doing, and your life should be dependent on that. You should drive yourself crazy to a level that if I don't do it, I might have to commit suicide, I might have to jump from a 20-story building, and that is going to keep on motivating you. That is all that I can say. And ye jo work life kya, matlab on Monday morning if you feel, oh now the weekend started and Friday I'm waiting for the Friday weekend, I think there is something wrong in that person if somebody thinks like But that. सर, हमारा नया लेबर कोड तो 4 days a week की बात कर रहा है. वो लेबर कोड का करने दो ना, जो काम करना चाहता है वो तो कर ही सकता है. उसमें तो क्या है? अभी क्योंकि एक सवाल मैं और ले ही लेता हूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में कंट्रोवर्सी खूब हुई. कभी नारायण मूर्ति साहब ने कहा, कभी किसी ने कहा कि 12 घंटे काम करना है कि 18 घंटे काम करना है, और बड़ा विरोध आया उन चीजों का. तो घंटे तय करेंगे काम की क्वालिटी, या फिर वाकई में हमें उतना तो काम करना ही करना है? मतलब कैसे समझे उस चीज को? दोनों, hours and end result. If your end result doesn't come, work for more hours. If your end result comes early, sit for more hours to do something more. Interesting. With that, thank you very much, Rajiv sir, and it's very insightful. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. Thank you.